Good morning to all of you in this business study class. Yesterday we were discussing chapter number 9. That chapter is financial management. ये चैप्टर हमारा कल डिस्कस हो रहा था। आज हम इसी को आगे डिस्कस करेंगे। तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दूं। आपका सबसे पहले इसमें था कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या था? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग जो उन्होंने बताया था वो था कि एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कहाँ से सस्ता जो हमें कैपिटल मिल सकती है और उस कैपिटल को हम कहाँ इन्वेस्ट करें, यही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। अगर थोड़ी ब्रॉडर और कर दें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ये भी आप कर सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। ठीक है, ये तीन चीज़ें मेन आपकी होती हैं। उसके बाद हमने कल जो डिस्कस किया था कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या था? तो सबसे पहले आपका कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपकी जो फिक्स एसेट्स हैं उनका साइज और उनका कंपोजिशन, ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही बताता है। इफ़ यू हैव द एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट देन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट विल बी लार्ज और विल बी ब्रॉडर. If the financial management is not efficient and not enough good, then there will be no much size and the allocation of a resource. तो ये पहला इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, सेम थिंग इज आल्सो एप्लीकेबल हियर. इफ यू हैव द गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट then you can take more inventories, you can take more cash and bank balance for the daily uses. और अगर आपके पास अच्छा मैनेजमेंट नहीं है तो उनका साइज भी कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा. अमाउंट फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, आपका जो है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड ये भी डिसाइड करता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे कि आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो आपका है वो कहाँ से आप रेज करेंगे, तो वो भी आप जो देख सकते हैं. और ब्रेकअप द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इनटू डेट इक्विटी, और जो लॉन्ग टर्म है जो आपके हैं लोन्स हैं या लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उसमें डेट और इक्विटी का कितना रेशियो होगा, ये भी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है. और लास्ट आपका था ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या क्या चीज़ें दिखाएंगे. दिखाने का मतलब इफ़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज गुड वन क्वालिटी एफिशिएंट then there will be more capital reserve, debenture redemption reserve, investment fluctuation fund, etc. etc. और अगर आपके मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो नेचुरली कोई रिजर्व आपके पास नहीं होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने का मतलब ही नहीं है. ठीक है जी. अब आपके पास में ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आज का टॉपिक ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? तो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो हैं वो नॉर्मली आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स आपके पास में होते हैं. तो वैसे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस लिए की जाती है, क्लियर सी बात है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डन है फॉर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. एंड प्रॉफिट किसके लिए होता है? फॉर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस. इट मीन्स कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो ओनर्स को या शेयर होल्डर्स को दिया जाए, ये आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है. या दूसरे शब्दों में कहें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर को जो है वो इंक्रीज करना, मैक्सिमाइज करना, यही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. अब हम ये कहें कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पूरा होगा, तो उससे हमारा ये भी मीनिंग नहीं है कि आपके जो है जितने जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा प्रॉफिटेरिंग कोशिश करे, ज़्यादा प्राइस राइज करने की कोशिश करे, तो वो मीनिंग भी नहीं है. इट मीन्स देयर शुड बी ऑल द पार्टीज बीन सेटिस्फाइड, एंड इफ द ऑल द पार्टीज आर सेटिस्फाइड देन स्लोली यू विल इंक्रीज द रेट ऑफ प्रॉफिट. और प्रॉफिट का रेट धीरे धीरे अपने आप बढ़ता जाएगा. और हम ये भी कह सकते हैं कि इफ़ यू आर इन सच अ पोजिशन that you satisfy all the parties, all the concerned persons which belongs to the business,
and if they are satisfied, then naturally the price will start rising itself, and that will leads to the profit maximization या wealth maximization of the equity shareholders। ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपका जो है प्रॉफिट कोई देखते हैं कि प्रॉफिट उनको कितना मिला, प्रॉफिट जितना मिलेगा या उनको प्रॉफिट ना मिले वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या, थोड़ा मैं यहाँ थोड़ा बता दूँ कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि मान लो आपकी बैलेंस शीट में जितनी एसेट होंगी तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल के मानते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी। तो आपके जितनी भी एसेट हैं उसमें से आप आउटसाइडर से लायबिलिटी घटा दो, बाकी जितना बचेगा कैपिटल के नाम का बचेगा, और कैपिटल किसकी है, शेयर होल्डर्स की है। तो आपके जितनी एसेट्स के रेट, जितने एसेट्स ज़्यादा बढ़ेंगे नेचुरली उतनी ही आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी ये कहूँ मैं कि मान लो कि आज आपने कोई एक जगह प्लॉट लिया, उस प्लॉट की कीमत मान लो 10 लाख रुपए है, 10 लाख क्या है तो आपने 10 लाख पे इन्वेस्ट किए और धीरे धीरे प्लॉट बढ़ रहा है, तो आपका जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, यानी आपका 10 लाख रुपए का जो प्लॉट लिया था वो प्लॉट जो है 10 साल बाद में 1 करोड़ का हो जाता है। तो आपने जो वेल्थ लगाया था वेल्थ तो 10 लाख था, और अब वो मैक्सिमाइज अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता गया, यानी आपकी एसेट बढ़ती जा रही है तो नेचुरली आपकी कैपिटल बढ़ती जा रही है। तो यही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहलाता है कि आपकी जितनी भी जो कंपनी है उसमें आपके जितनी एसेट्स बढ़ती जाएंगी, जितने आपके रिजर्व्स बढ़ते जाएंगे, जितना आपके दूसरी चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो नेचुरली उससे आपके शेयर की कीमत है वो बढ़ती जाएगी। तो ये कहलाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो एक तो आपका प्रॉफिट होना और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना, तो दोनों का लगभग सेम ही मीनिंग आ जाता है कि अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो नेचुरली वो एसेट्स के अंदर लगेंगे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर जो है आपके 4 आपके मेन हो सकते हैं। पहला आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पहला आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो नेचुरली प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो वेल्थ अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, स्पेलिंग शायद गलत है, लिक्विडिटी, यानी आप जो लिक्विडिटी मेंटेन करना ये भी दूसरा आपका फंक्शन है, दूसरा ये ऑब्जेक्टिव है। मीन्स देयर शुड बी प्रॉपर लिक्विडिटी इन द बिजनेस, मीन्स देयर शुड बी प्रॉपर कैश पोजीशन और द बैंक पोजीशन इन द बिजनेस सो दैट इट कुड पे इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस स्मूथली। तो आपका जो है बिजनेस स्मूथ रन करने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस को हम पे कर पाएँ, तो इसके लिए आपका लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए, यानी ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब कि इफ यू हैव द फंड्स, दैट फंड बी यूज्ड इन ए प्रॉपर मैनर, दे शुड बी इन्वेस्टेड in the long term assets as well as in the current term assets or short term assets, means there should be proper utilization of such funds। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास में है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। यानी आपके जो क्रेडिटर्स हैं 11-12 उनसे, यानी आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि उनके जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं जो लोगों के साथ में, वो टाइम पे उनकी पेमेंट हो जानी चाहिए। तो ये आपके 4 प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैं इसके ऑब्जेक्टिव, आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है मेन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वही मेन ऑब्जेक्टिव आपका होता है। इन्हीं ऑब्जेक्टिव के रेफरेंस में देखिए, अगर ये वो चीज़ आप अचीव करते हैं तो इन चीज़ों को अचीव करेंगे तो नेचुरली वो चीज़ अपने आप अचीव हो जाएगी। तो
तो मेन ऑब्जेक्टिव तो उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स होता है, ठीक है। और उसके आगे जो पार्ट हम हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो नेचुरली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अपने आप हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, अगर आपकी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी तो नेचुरली बिजनेस जब स्मूथली रन करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरली यूटिलाइजेशन अगर प्रॉपर रिसोर्सेज का होगा तो उनका भी आपका जो प्रॉफिट बढ़ेगा तो उससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, यानी क्रेडिटर से अगर पेमेंट करना तो नेचुरली ये भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को लीड करेगा, क्योंकि पीपल विल बिलीव ऑन योर क्रेडिट वर्दीनेस, तो नेचुरली दे विल डू मोर बिजनेस विद द पीपल एंड इट विल इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो आपके मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव आपके पास है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के जो है इसमें ये अगर 4 पॉइंट हम कहें तो नेचुरली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अपने आप ही पूरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है फाइनेंशियल डिसीजंस। आपके फाइनेंशियल डिसीजन हैं वो कौन कौन से होंगे, बोलिए बेटा। देखो बेटा, प्रेफरेंशियल होल्डर आर द ओनली द क्रेडिटर्स, दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, ओनली द ओनर ऑफ द कंपनी आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। हम केवल उसको जब प्रेफरेंस शेयर वर्ड यूज हो गया तो हम उसको मानते हैं कि वो दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, बट इन रियलिटी यू विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर दैट दे आर द ओनली द क्रेडिटर्स। इट मीन्स द प्रॉफिट ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन विल गो टू द इक्विटी शेयर होल्डर ओनली, ठीक है जी। हाँ जी, अदर पॉइंट, ओके। हाँ जी, कोई और किसी को पॉइंट पूछना है तो बताइए, नहीं तो मैं अगला फाइनेंशियल डिसीजंस ये मैं लेता हूँ। तो ये पॉइंट जो कभी कभार आता है 2 नंबर में आता है, अब गो थ्रू तो जरूर होना इसके, पर ये कि हाँ कभी कभार ये पॉइंट आया है, पर आगे जो आने वाला पॉइंट है तीनों वो उनमें से तो कोई ना कोई एग्जाम में पक्का आता ही आता है, 100% आता है। उनमें 3 आपके डिसीजंस हैं और तीनों डिसीजन में एक डिसीजन तो आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो आपके फाइनेंशियल डिसीजन कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजन में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला आपका है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, उसके बाद में है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, और थर्ड आपका डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तो आपकी ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है इनके मेन जो फंक्शंस हैं वो आपके देखें तो ये 3 डिसीजंस आपके सबसे जरूरी आपके होते हैं। तो पहला आपका है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब आप समझ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम जो कैपिटल बजटिंग भी होता है, इसका जो है मीनिंग एक कैपिटल बजटिंग भी होता है, कैपिटल बजटिंग भी होता है। तो इन्वेस्टमेंट आप वैसे भी आपको मीनिंग अंदाजा आ ही गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करने का मतलब कहीं पर पैसे लगाना, वो आपका कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला फंक्शन जो होता है, पहला जो आपका डिसीजन होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो पैसा है, जितना पैसा आपने एक्वायर किया है, चाहे वो इक्विटी शेयर से किया है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर से किया है, चाहे आपने डिबेंचर से किया है, चाहे बैंक लोन से किया है, चाहे आपने क्रेडिट से उठाया है, चाहे ट्रेड क्रेडिट से लिया है, जो पैसा आपके पास में आया है उस पैसे को आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, यही आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका कहलाता है, ठीक है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही है तो आपके कंपनी का फ्यूचर भी सही होगा, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन रोंग हो गया तो कंपनी का फ्यूचर भी रोंग होगा। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिसाइड्स द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी और फॉर्च्यून ऑफ द बिजनेस। फॉर्च्यून का ना भाग्य, यानी कंपनी के भाग्य को ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका डिसाइड करता है, और इसको हम जो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आप समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि वेयर द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, वेयर द प्रॉपर एलोकेशन
बी मेड, इट इज़ कॉल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इसका दूसरा नाम कैपिटल बजटिंग भी होता है। कैपिटल का मतलब जो पूंजी आपके पास में आई है, बजटिंग का मतलब उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। फिक्स्ड एसेट में लगाएंगे, फिक्स्ड एसेट में कौन सी में लगाएंगे, आप लैंड में लगाएंगे, बिल्डिंग में लगाएंगे, मशीनरी में लगाएंगे, या आप करंट एसेट में लगाएंगे, तो कितना रेशियो रहेगा। तो ये आपका कैपिटल बजटिंग या आप इसको जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलेंगे। ठीक है। अब कहते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस और स्कोप ऑफ द कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो हम इसकी इम्पोर्टेंस से देखें तो कौन सी होंगी। ठीक है, मैं इसी को आगे पॉइंट इम्पोर्टेंस ले देता हूँ। यानी इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के क्या है। तो पहला तो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। पहला आपका है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ कि अगर आपका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर बिजनेस को चाहिए तो नेचुरली आपकी कैपिटल बजटिंग जो उसको अफेक्ट करेगी। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स, मीन्स इफ यू आर मेकिंग investment in the fixed assets and that fixed asset will give you profit for a long term, means if you invest in installation of a factory, naturally in starting the expenses will more, but this factory will give you profit for a long period. it means आपका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है अगर वो चाहिए तो आपका जो है आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये उसको अफेक्ट करता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर एडजस्ट नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो नेचुरली आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है कम होगी। एंड फिक्स्ड एसेट के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होने की संभावना कम होगी। और अगर आप इसके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग में फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसका जो फर्स्ट फंक्शन आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, अगर उसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि वी विल इन्वेस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म तो आपका जो है फ्यूचर भी शॉर्ट टर्म ही रहेगा। इफ़ यू इन्वेस्ट इन द फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, मीन्स इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो नेचुरली द फॉर्चून ऑफ द कंपनी विल आल्सो फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है जी। सेकंड आपके पास है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व्ड। ठीक है, दूसरा है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व्ड। दूसरा ये भी है कि इसकी इंपॉर्टेंस ये भी डिसीजन मेकिंग की कि इसमें कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं इट मीन्स ए लार्ज अमाउंट कैन बी इन्वॉल्व्ड देयर। इफ यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स में भी ऑफ ए लार्ज अमाउंट, तो इसका ये हुआ कि आपका लार्ज अमाउंट जिसके अंदर काफ़ी लगा हो सकता है। तो इसमें ये भी हमें डर रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमने कभी लार्ज अमाउंट जो वो लगा दिया और वो वेस्ट ना चला जाए, हमारा डिसीजन कभी गलत ना हो जाए कि हमने फैक्ट्री इंस्टॉल करने का डिसीजन ले लिया, फैक्ट्री इंस्टॉल करने के बाद में पता चला कि हमने गलत डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि लार्ज अमाउंट आपका होता है फंड्स का, तो उसको अपने ध्यान में रखकर डिसीजन लेना होता है। और नेक्स्ट आपके पास है रिस्क इन्वॉल्व्ड। आपका जो डिसीजन मेकिंग है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो इसमें नेचुरली आपके फिक्स्ड डिसीजन में जो है काफ़ी ह्यूज अमाउंट होता है और ह्यूज अमाउंट होने के कारण से आपकी रिटर्न से कितने समय बाद में वापस आएगी, यानी वहाँ से प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा और आपको कितना लंबा समय लग सकता है इस प्रॉफिट को अर्न करने में। तो नेचुरली आपका रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू इंस्टॉल इन फैक्ट्री एंड दैट फैक्ट्री takes a time of 5 years or 8 years in starting, it means the gestation period of the factory will be 8 to 10 years. It means a large number of risk is involved there. मीन्स आपने फैक्ट्री इंस्टॉल करना शुरू कर दिया और आपके 8 साल या 10 साल लगे फैक्ट्री इंस्टॉल करने में। इन बिटवीन जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो गया और वो फैक्ट्री जो है वो यूजलेस हो गई, तो आपने कई करोड़ रुपए फैक्ट्री के अंदर लगा दिए, तो इसका मतलब हुआ कि हैवी रिस्क है वहाँ पर।
इट मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो लेना इतनी इंपॉर्टेंस है कि उसमें हैवी रिस्क से बचा जाए कि यू विल मेक द स्टडी for the business environment for next 20 to 30 years so that you could get your returns of the cost of the plant. आपने जो प्लांट लगाया उसकी कॉस्ट आपको रिटर्न हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो पहला था लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन की इंपॉर्टेंस है। लॉन्ग टर्म अमाउंट लगा होता है, उसका रिस्क भी आपने देखना है और रिस्क इन्वॉल्व भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है जी। और लास्ट है इररिसीवेबल स्पेलिंग देख लेता हूँ। इररिसीवेबल इररिसीवेबल डिसीजन means this decision cannot be reverted. Once you have taken the decision cannot be revert any cost. मीन्स आपने एक बार अगर प्लांट इंस्टॉल करना शुरू कर दिया तो अब आप ये नहीं कह सकते प्लांट इंस्टॉल नहीं करेंगे वापस ले लो इसको, तो वापस नहीं कर सकते हैं। यानी इररिसीवेबल डिसीजन इसके अंदर होते हैं। Once you take the decision that should be taken carefully. If you have taken the wrong decision then it can be revert. और अगर रिवर्ट करेंगे तो भी काफ़ी सारा लॉस उसमें होगा। यानी कि आपने मान लो फैक्ट्री इंस्टॉल करनी शुरू कर दी, बाद में आपने बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी की, पता चला कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे अगेंस्ट जा रहा है। आपने कहा कि फैक्ट्री जो बंद कर दो, हम जो फैक्ट्री को चालू नहीं करेंगे, दोबारा से हम इसको नहीं बनाएंगे आगे। तो नेचुरली आपने कई करोड़ रुपए फैक्ट्री के ऊपर लगा दिए। आप वो डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते, आपको तो फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के डिसीजन होते हैं जो इररिसीवेबल होते हैं। ठीक है। तो आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन जो थे उसमें आपके कौन कौन से इसमें थे, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा आपके पास में था इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद में एक आपका था जी वो था आपका फाइनेंशियल डिसीजन में आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में कि आप पैसा कहाँ पर लगाएंगे, यानी कि कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए लार्ज अमाउंट लगा होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है और इरिसीवेबल होता है। ठीक है जी। आज हम इतना ही करेंगे। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई ऐसा पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं आप पूछिए मेरे से। हाँ जी, इसकी अटेंडेंस जो है सिमरन और तमन्ना मैंने आपको बोल रखा है, इसकी अटेंडेंस जो मेरे पास है जरूर भेज दीजिए, कल भी आपने भेज दी थी ऐसी। ठीक है। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, नहीं है।